हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपना जो नया चैप्टर है आलू पोटैटो के बारे में। इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं इकोनॉमिक बॉटनी में, और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे पोटैटो के बारे में। तो आप सब पोटैटो के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाली जो सब्ज़ी है, हर मतलब सीज़न में खाने वाली सब्ज़ी है, तो सदाबहार कह सकते हैं हम इसको। पोटैटो का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है सोलेनम ट्यूबेरोसम, और इसकी फैमिली जो है वो सोलेनेसी है, और इसका जो यूज़फुल पार्ट होता है वो ट्यूबर होता है। अब ट्यूबर किसे कहते हैं? जो इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसके अंदर जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड भूमि के अंदर ग्रो करता है, इसलिए उसको जो हम है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं, और उसी को हम ट्यूबर कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आलू का कौन सा पार्ट यूज़फुल है, तो हम कहेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड का मतलब ये नहीं कि वो रूट है, कई बच्चे इसको यूज़फुल पार्ट को रूट कर देते, उन्हें लगता है कि आलू तो भूमि के अंदर होते हैं, लेकिन जो आलू है, पोटैटो है, वो एक स्टेम है, तना है, और वो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, और उसी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पोटैटो की एक और विशेषता होती है कि इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता, कोई फ्रूट नहीं होता है। तो सीड और फ्रूट नहीं होने की वजह से इसके अंदर जो ट्यूबर होता है उसी को ही कई भागों में काट कर, और उसके प्रत्येक भाग को जो है सीड कहा जाता है, और उसी से वापस इसको प्रोपेगेट किया जाता है। तो इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ना कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब पोटैटो के बारे में हम डिटेल से बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में जो पढ़ते हैं, तो ये देखिए इसके जो इसका जो डायग्राम है, इसके अंदर ये भूमि के अंदर का जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो किस तरह से ग्रो करके उसके अंदर जो स्टार्च है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो ट्यूबर के रूप में जिसको हम खाते हैं। और इसकी जो ट्यूबर की जो ब्रांचेस जुड़ी रहती है उसको हम स्टोलन कहते हैं, और जहाँ से ये बनते हैं उसको मदर रूट्स कहते हैं। और कई सारे ट्यूबर्स के यहाँ नीचे की ओर जो ग्रो करी वो रूट्स है, ऊपर की ओर लीफ है। इसके जो फ्लावर होते हैं वो पर्पल और वाइट कलर के होते हैं, और इन्फ्लोरेसेंस इनके अंदर रेसिमेज यानी असीमाक्ष होता है, और ये इसकी लेटरल स्टेम है, और बाकी जो बीच वाला है वो मेन स्टेम है। ये एक और डायग्राम है जिसमें और अच्छे से दिखाया गया है कि अंदर की और ये रूट्स है और मेन स्टेम है, ये कंपाउंड लीफ है। इसके अंदर जो पिनेटली जिसको हम हिंदी में पिच्छाकार कहते हैं, तो पिच्छाकार इसके अंदर पत्तियां पाई जाती है, लीफलेट होती है, मिडरीव्स होती है, और इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर असीमाक्ष होता है, और फ्लोवर जो होता है इसके अंदर वाइट, और इसके अंदर जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो ये ऊपर की ओर दिखाया गया है, लाल रंग का होता है। उसके बाद में इसके अंदर जो क्लाइमेट है वो कैसा चाहिए, तो टेम्परेट जो टेम्परेट क्लाइमेट इसके लिए ज़्यादातर चाहिए। ये देखिए सोलेनम ट्यूबरेशन सोलेनेसी ट्यूबर के द्वारा जो भूमिगत जो यूज़फुल पार्ट है वो ट्यूबर है। इसके अंदर जो एक ट्यूबर है, अगर उसकी न्यूट्रिशंस की बात करें तो उसके अंदर वाटर होता है 79.8%, और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है 17.0%। यहाँ पे ये 70% है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोटीन जो होता है वो 2.1% होता है। इसके अलावा फैट, मिनरल्स लाइक थियामिन और ये सब होते हैं। उसके बाद में इसकी ओरिजिन जो है वो साउथ अमेरिका से मानी जाती है। आलू जो है वो पर्वतीय दक्षिणी अमेरिका का मूल निवासी है, ऐसा माना जाता है। हालांकि आलू की खोज जो है वो कोलंबिया में हुई थी, चिली के पास, और जो ये वर्तमान जो हमें कल्टिवेटेड आलू है, ये कई सारी जो जंगली वाइल्ड इसकी स्पीसीज़ है उनके हाइब्रिडाइजेशन से हमें प्राप्त हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मेन पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो पोलैंड है, और अगर मेन पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया की बात करें तो वो यूपी है। कई बच्चों को लगता है कि ये टेम्परेट रीजन होता है तो उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश है, तो वो गलत आंसर देते हैं। लेकिन अब कई सालों से जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो मोस्ट स्टेट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर। और इसके जो बॉटनिकल कैरेक्टर है उसमें ये वार्षिक मतलब वार्षिक ही पौधा होता है। इसके अंदर एक वर्ष में ही हमें जो उपज है वो प्राप्त हो जाती है, और इसके 30 से 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। लीव्स मैंने पहले ही बता दिया है, पिच्छाकार होती है। फ्लावर जो है वो रेसिमोस मतलब रेसिमोस रेसिम यानी असीमाक्स होता है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके अंदर कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्रूट का फॉर्मेशन जो है वो ना के बराबर है। उसकी तरह हम एक ट्यूबर की बात करें, ट्यूबर की स्ट्रक्चर की बात करें, तो भूमिगत जो शाखाएं हैं उनके फूले हुए जो सीड्स होते हैं, जो स्टेम है वो भूमिगत हो जाता है जब उसकी जो वृद्धि है वो जैसे सभी जितने भी स्टेम होते हैं वो कहाँ वृद्धि करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, तो उनके अंदर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ग्रोथ होती है। लेकिन जो आलू है उसका जो ट्यूबर है वो जियोट्रोपिज्म
ग्रोथ करता है, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ करता है, तो इसके अंदर जो शाखाएं हैं भूमि के अंदर चली जाती है, स्टेम ही होती है, इनका फूला हुआ सीड्स भाग ही धीरे धीरे ग्रो करके, यहाँ देखिए मैंने बताया जो राइजोम जो है इसे धीरे धीरे न्यू यंग ट्यूबर बनता है, तो इसके अंदर ये टर्मिनल बर्ड है और यंग ट्यूबर जो है उसके अंदर जैसे जैसे स्टार्च का एक्यूमुलेशन होता है वो बड़ा हो जाता है। इन शाखाओं को हम स्टोलन कहते हैं। उसके बाद में क्लाइमेट की बात करें तो शीतोष्ण जलवायु की इसके लिए बेस्ट रहती है, टेम्परेट क्लाइमेट जो है, और मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर होता है, कोल्ड रीजन में होता है। इसके लिए हल्की बलुई जो दोमट मिट्टी होती है वो बहुत ही बेस्ट रहती है। तो ऐसा क्लाइमेट अगर होता है तो आलू की जो उपज है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी प्राप्त होती है। उसके बाद में जो कल्टीवेशन है उसके लिए पहले तो फील्ड का ट्रीटमेंट करना पड़ता है हमको। फील्ड का ट्रीटमेंट के बाद में जो मैंने बताया कि इसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो आलू की खेती के लिए जो खेत की जुताई जो वो अच्छी तरह से करने के बाद में आलू का जो कंद होता है उसको कई सारे टुकड़ों में वो काट लिया जाता है और टुकड़ों को हम सीड कहते हैं। अब प्रत्येक टुकड़े में एक न एक आइज आँख जो उसके अंदर खाँच होती है, जो बर्ड होती है, तो उसको हम आइज कहते हैं, आँख कहते हैं, तो वो आँख जरूर होनी चाहिए प्रत्येक सीड में, तभी वो पालक जो पोटैटो है वो ग्रो कर पाएगा। तो प्रत्येक टुकड़े में पर्याप्त मात्रा में जो भोजन होता है वो प्लांट के ग्रो के लिए होता है। तो इस तरह से, और कई बार लैंगिक जनन से उत्पन्न जो लैंगिक जनन जो है वो भी उसमें मतलब उसकी द्वारा भी पैदावार करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बहुत ही कम उसकी पैदावार होती है। तो इस तरह से आलू का जो ट्रीटमेंट है वो होता है, और 1 हेक्टेयर में भूमि की बुआई के लिए कम से कम 15 से अगर 20 क्विंटल बीज होते हैं तो वो अच्छी उपज देते हैं। उसके बाद में सोइंग के बाद में ये प्रोपेगेशन ऑफ ट्यूबर हो गया। उसके बाद में जो इसकी बुआई जो की जाती है उसके लिए जो खाद और उर्वरक है वो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर चाहिए और 60 किलोग्राम पोटाश चाहिए, 60 किलोग्राम जो है वो पोटेशियम चाहिए। फॉस्फेट और पोटेशियम जो है इससे ही आलू की जो पैदावार है वो अच्छी बढ़ती है। अब हम बात करें कि अगर इसको सिंचाई या इरिगेशन कैसी होनी चाहिए, तो आलू की जो फसल होती है इसको कम से कम 10 से 15 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो सिंचाई जो है वो प्रारंभ कर देनी चाहिए, और प्रथम जो सिंचाई बहुत हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में 7 से 10 दिन बाद एक और सिंचाई की जाती है, और फिर जब भारी मिट्टी में 10 से 14 दिन हो जाते तब एक सिंचाई करनी चाहिए। इसमें एक जो स्पेशल जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जब कंद पकने लगते हैं तो धीरे धीरे प्लांट बड़ा होता है, तो उससे हम 15 दिन पूर्व, हमें पता है कि आलू जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने लग गए हैं नीचे, तो हमें 15 दिन पहले ही सिंचाई को बंद कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जो ज़्यादा पानी होगा या ज़्यादा नमी युक्त मिट्टी होगी तो जो कंद है उसको जब हम खोदेंगे तो उसके वातरंध्र अवरुद्ध हो जाएंगे, तो नवजात जो कंद है वो सड़ने लग जाते हैं। इसलिए हमें 15 दिन पहले ही कंदों के पकने से सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। आलू की खुदाई जब की जाती है, जब प्लांट जो है वो सूखने लग जाता है, लीव्स जो है वो येलो पड़ने लग जाती है, तो ऐसा होने के 10-15 दिन बाद हमें खुदाई कर लेनी चाहिए। इससे जो कंद है वो मजबूत और अच्छे मतलब अच्छी उसकी जो मतलब अच्छी कंडीशन में प्राप्त होते हैं। तो आलू की खुदाई बुआई के 3 माह बाद स्टार्ट की जा सकती है। अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं वहाँ आलू की, अब आलू के जो कौन से टाइम में आलू उगाना चाहिए तो इसके भी अलग अलग है। जो सोइंग टाइम है, बुआई का समय है, अगर हम मैदानी भाग में उगा रहे हैं तो जो सितंबर है उसे जनवरी का समय अच्छा है। उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में तो मार्च अप्रैल है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ अप्रैल में या अगस्त में या जनवरी में, इस तरह से इसका अलग अलग टाइमिंग है। उसके बाद में जो यील्ड है वो हमें, अगर हमने अच्छी मात्रा में इसको खाद उर्वरक और सिंचाई दी है तो हमें जो इसकी एक पर हेक्टेयर जो है 150 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू की उपज प्राप्त हो जाएगी। मिट्टी भी अच्छी है, सारी कंडीशन अच्छी है, और इसका भंडारण जो है वो हमेशा बड़े बड़े हवादार और ठंडे क्षेत्रों में किया जाता है, वरना आलू जो है वो सड़ने लग जाते हैं। तो बोरियों में भरकर उनको हवादार मकान या हवादार जो शीत भंडारण है वो इसका किया जाता है, और इसका स्टोरेज जो है वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आलू की फसल का जितना भी उपज है वो सब सड़ने लग जाता है। बात करते हैं इम्प्रूविंग वैरायटी की, तो CPRI जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश, तो वो इसके लिए काम कर रहा है। इसकी इम्प्रूव वैरायटी के लिए शिमला में 20 किलोमीटर दूरी एक कुफरी नाम की जगह है, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है, घूमने लायक है, वहाँ देखने लायक है। हम भी MSc के टूर में कुफरी गए थे। तो कुफरी जो है वो कई सालों से पोटैटो के लिए काम कर रही है, तो कुफरी ने कई इसकी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ दी है, इसलिए उन्होंने अपना नाम दे दिया इसको। तो कुफरी चंद्रमुखी जो है वो मैदानी पर्वतों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। कुफरी सिंदूरी जो है वो लाल कंद इसके मिलते वो मध्य केंद्रीय और पूर्वी मैदानों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। कुफरी अलंकार जो है जो चावल के बाद बोने योग्य फसल है, लगभग उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में इसकी ज़्यादा उपज होती है।
वो इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। कुफरी शीतमैन जो है वो उत्तरी पश्चिमी इलाकों के लिए है। इसी तरह कुफरी ज्योति होती है जो लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट होती है। लेट ब्लाइट एक डिजीज़ है जिसकी हम आगे अभी यहीं पे जैसे यहाँ मैंने नीचे ही प्लांट क्रॉप प्रोटेक्शन में बताया है। लेट ब्लाइट जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा और इसको देखा भी होगा। इसका हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो लेट ब्लाइट जो है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। उसको रोकने के लिए अगर हम चाहते हैं कि लेट ब्लाइट ना हो डिजीज़, तो उसके लिए जो बेस्ट वैरायटी है वो है कुफरी ज्योति। तो ये लेट ब्लाइट इसको आप अच्छे से याद भी रख सकते हो कि लेट ब्लाइट यानी कि मतलब लेट को लाइट से या इससे करके तो ज्योति जो है वो तो ये एक याद रखने की भी ट्रिक है। देखो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती है वो याद रखी नहीं जाती क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसकी मेमोरी जो होती है उसका टाइमिंग मतलब अगर हम लिख लिख के याद करें तब हम ज़्यादा याद रख सकते हैं। तो हमें कई सारी चीज़ें जो है वो ट्रिक से याद करनी चाहिए जिससे हमें याद करने में ईजी रहता हो। तो इस तरह से आप हर चीज़ को मैचिंग करके और याद करें तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स जो होते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आपको उसका क्योंकि जितने भी जो ऑप्शन होते हैं बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दूसरा आपको याद करने की ट्रिक से ही याद करना चाहिए तो आपको बेनिफिट होगा जितनी भी एग्जाम है। उसके बाद में क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए कई सारी डिजीज़ है लेकिन जो मेन डिजीज़ है वो मैं यहाँ बता रही हूँ। एक तो है लेट ब्लाइट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो फंगल इन्फेक्शन है। अर्ली ब्लाइट ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है। अल्टरनेरिया सोलेनाई रिंग डिजीज़ जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके अंदर ब्लैक ब्लैक रिंग बन जाती है, स्यूडोमोनास सोलेनेसिरम। उसके बाद अर्ली ब्लाइट ये मैंने ऊपर लिख दी थी, वापस एक रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं। इसके अलावा भी रूट नॉट होता है जो निमेटोड्स डिजीज़ है। इसके अलावा बैक्टीरियल ब्राउन रोट हो जाता है और ब्लैक स्कर्फ है जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई की वजह से होता है। तो इस तरह से ये सारी जो इन्फेक्शंस है इनको रोकने के लिए कई सारे कवकनाशी जैसे बोरिक एसिड जो होता है जो फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए बोरिक एसिड का, जाइनेब, मैंकोजेब इन सब का छिड़काव किया जाता है ताकि हम इन बीमारियों से निजात पा सकें। और आलू पर जो कटवर्क्स, मोटाला या जैसे कई सारे पेस्ट्स का आक्रमण होता रहता है तो इसके लिए भी टाइम टाइम पर जो कीटनाशी होते हैं जैसे फॉस्फोरमिडान है, डाइमेथियोट है, मिथाइल डिमिटोना है। इन सब का नाम मैंने इसलिए यहाँ इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बुक में ये बहुत अच्छे से दे रखा है, इन सब के नाम है तो आप वहाँ से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब के छिड़काव से कीटनाशियों से हमें निजात प्राप्त कर सकते हैं। और आलू का उपयोग के बारे में मैंने इसलिए यहाँ पे नोट्स तो नहीं बनाए क्योंकि आलू का उपयोग जो है वो सब अच्छे से जानते हैं कि आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। तो आलू से जितने भी जो मतलब चटपटे और जो नमकीन पदार्थ होते हैं वो सारे आलू से बनते हैं। तो आलू जो है भारत में खाए जाने वाला एक बहुत फेमस सब्जी है, पूरे वर्ष खाई जाती है स्नैक्स के रूप में। पकोड़े, कोफ्ते, टिकिया, समोसा सब में आलू का उपयोग होता है। विश्व में आलू से जो प्राप्त स्टार्च है उसको स्याही, प्लास्टिक, एडेसिव चिपकाने में भी काम लिया जा सकता है। आलू का जो स्टार्च होता है उसको अम्लीय जल विश्लेषण जो प्रक्रिया के द्वारा कई सारी शर्कराओं में बदलकर उसको यूज़ किया जाता है। आलू के से अलग कई सारे विटामिन के सप्लीमेंट जैसे नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन वो भी बनाए जाते हैं। इसमें आयरन भी अधिक मात्रा में होता है। आलू खाने से बेरी या स्कर्वी रोग से भी बचा जा सकता है। तो ये था आलू के बारे में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।